सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। झारखंड आंदोलन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की विभूतियों के बारे में पढ़ रहे थे और यह जो है आपका झारखंड की विभूतियों का तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के विभूति के अंतर्गत जितने भी शिक्षा जगत से संबंधित व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन सारे को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर कामिल बुल्के के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डॉक्टर कामिल बुल्के, इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1909 में हुआ है। इनका जन्म डॉक्टर कामिल बुल्के का जन्म जो है 1 सितंबर 1909 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बेल्जियम में हुआ है इनका जन्म। बेल्जियम में भी कहाँ? तो नॉक्के हेस्ट में हुआ है। तो याद रखिएगा डॉक्टर कामिल बुल्के का जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1909 में हुआ, नॉक्के हेस्ट में बेल्जियम में हुआ है। और इनका जो निधन है वह 17 अगस्त 1982 में दिल्ली में हुआ है। 17 अगस्त 1982 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। और अब इनसे जो है रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आएंगे उन्हें हम लोग देख लेते हैं। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए, एक मिशनरी थे। अभी तुरंत मैंने बताया इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, तो ये जो है बेल्जियम से भारत आए और यह एक मिशनरी थे। गुमला में 5 वर्षों तक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किए। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुमला में इन्होंने 5 वर्षों तक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किया। याद रखिएगा झारखंड में कहाँ? तो मैं गुमला बता रहा हूं। कहाँ? तो गुमला में इन्होंने 5 वर्षों तक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किया। प्रश्न बनेंगे यहाँ पे कि डॉक्टर कामिल बुल्के गुमला में किस विषय के शिक्षक थे? तो गणित विषय के शिक्षक थे। प्रश्न बनेगा डॉक्टर कामिल बुल्के कहाँ पर या झारखंड के किस क्षेत्र में गणित विषय के शिक्षक के रूप में कार्य किए? तो वह जगह था गुमला। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, डॉक्टर कामिल बुल्के गुमला में 5 वर्षों तक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य किए और यहीं पे इन्होंने जो है हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी ये तीनों को सीखा 1936 में। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें जो है अलग अलग भारत की अलग अलग जो भाषाएं हैं उन्हें सीखने की बहुत ही ख्वाहिश थी। तो ये जो है यहाँ पर क्या क्या सीखे? हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी। 1936 में ये तीनों भाषाओं को इन्होंने सीखा। इसके अलावे यहाँ पे एक लाइन और इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1938 याद रखिएगा, 1938 में सीतागढ़, जगह भी याद रखिएगा, सीतागढ़ जो हजारीबाग में है, पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी तथा संस्कृत सीखा। इन्होंने हजारीबाग के पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत सीखा। कब? 1938 में। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर कामिल बुल्के ने हिंदी तथा संस्कृत की शिक्षा किनसे ली? तो पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से ली। फिर प्रश्न बनेगा डॉक्टर कामिल बुल्के ने हिंदी तथा संस्कृत की शिक्षा झारखंड के किस क्षेत्र में सीखी? तो वह था सीतागढ़, हजारीबाग। ठीक, कब सीखा? तो 1938। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, 1938 में सीतागढ़, हजारीबाग में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी तथा संस्कृत सीखा। किसने? डॉक्टर कामिल बुल्के ने। अब आगे बढ़ते हैं। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में विशारद की परीक्षा पास की इन्होंने। यह इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विशारद की परीक्षा कहां से पास की? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। और यहीं पर इन्हें जो है 1941 में पुजारी की उपाधि प्रदान की गई। तो याद रखिएगा इन्हें पुजारी की उपाधि कब प्रदान की गई? डॉक्टर कामिल बुल्के को पुजारी की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? 1941 में प्रदान की गई। डॉक्टर कामिल बुल्के को पुजारी की उपाधि कहां प्रदान की गई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इन्हें जो है पुजारी की उपाधि प्रदान की गई। और इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से किस परीक्षा को पास किया? तो विशारद की परीक्षा को उन्होंने वहां से पास किया। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। 1942 टू 44 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की।
ठीक है। इन्होंने मास्टर डिग्री पास किया कहां से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इन्होंने कामिल बुल्के ने संस्कृत में मास्टर डिग्री कहां प्राप्त किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1942 टू 44 में प्राप्त किया। जब इनकी संस्कृत में मास्टर डिग्री हो गई तो यह जो है डॉक्टरेट की उपाधि के लिए चले। तो इन्होंने देख लेते हैं 1945 टू 49 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। इन्होंने मास्टर डिग्री कहां से प्राप्त किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि कहां से प्राप्त की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और यह जो डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, इस शोध का जो शीर्षक था, डॉक्टरेट में शोध किया जाता है तो इसमें जो इन्होंने शोध किया उस शोध का शीर्षक था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी जो डॉक्टरेट की उपाधि थी उसमें इनका शोध का जो विषय था वह क्या था? राम कथा की उत्पत्ति और विकास। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जा रहा है। 1950 में रांची के संत जेवियर्स महाविद्यालय में हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष इन्हें बनाया गया। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा डॉक्टर कामिल बुल्के को रांची के संत जेवियर्स महाविद्यालय में किस विषय का विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो हिंदी और संस्कृत का। फिर प्रश्न बनेगा डॉक्टर कामिल बुल्के को किस महाविद्यालय में हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो कौन सा था वह? रांची का संत जेवियर्स महाविद्यालय। कब बनाया गया? 1950 में बनाया गया। किस विषय का बनाया गया? हिंदी और संस्कृत का विभागाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हें भारत सरकार द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारत सरकार द्वारा 1974 में, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा कब? 1974 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण, याद रखिएगा, भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है, सम्मान जो है, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है। कब किया गया? 1974 में किया गया। डॉक्टर कामिल बुल्के को जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण से। कब किया गया? 1974 में। इसके अलावे साहित्य सेवा के लिए इन्हें एक और पुरस्कार मिला जिसका नाम था राधा कृष्ण पुरस्कार। ठीक है। साहित्य सेवा के लिए बुल्के को, डॉक्टर कामिल बुल्के को साहित्य सेवा के लिए राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिला। ठीक है। पहले इन्हें भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण दिया, उसके बाद साहित्य सेवा में इन्हें जो है राधा कृष्ण पुरस्कार भी प्रदान हुआ। अब इनकी जो है रचनाओं को देख लेते हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बनेगा मुक्तिदाता के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? डॉक्टर कामिल बुल्के हैं। तो इनकी जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो डॉक्टरेट की उपाधि में शोध का जो विषय था वह भी एक इनकी रचना है, राम कथा। याद रखिएगा, इनकी रचनाओं में सबसे पहला कौन है? राम कथा, जो इनकी शोध की विषय थी डॉक्टरेट की उपाधि के दौरान, राम कथा की उत्पत्ति और विकास। तो इनका जो है सबसे पहला रचना क्या हो गया? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ठीक है। जो कि 1949 में इन्होंने इसकी रचना की। राम कथा, उत्पत्ति और विकास की रचना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर कामिल बुल्के द्वारा की गई। सेकंड है हिंदी अंग्रेजी लघुकोश, सबसे पहले इन्हीं द्वारा यह सब चीज किया गया। जो आज हम लोग डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, स्मॉल डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर कामिल बुल्के द्वारा बनाया गया। तो हिंदी अंग्रेजी लघुकोश कब बनाया गया? 1955 में। प्रश्न बनेगा हिंदी अंग्रेजी लघुकोश के रचयिता कौन है? डॉक्टर कामिल बुल्के हैं। और सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ वह है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। इनके द्वारा जो रचित है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश सबसे ज्यादा फेमस हुआ। और इनकी रचना कब की गई? 1968 में की गई, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। तो यह प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर कामिल बुल्के द्वारा की गई। फिर इन्होंने एक और रचना की, मुक्तिदाता, 1972 में, नया विधान, नील पक्षी, ये सारे चीजों की रचनाएं जो है इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर कामिल बुल्के के द्वारा किया गया। फिर तुलसीदास व मानस कौमुदी, यह भी रचना इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक।
और इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में बाइबल का अनुवाद किया। मैं बोल रहा हूं हिंदी में बाइबल का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया। इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। और सबसे फेमस उसमें से है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जिसकी रचना जो है डॉक्टर कामिल बुल्के द्वारा की गई। तो डॉक्टर कामिल बुल्के से संबंधित मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोगों को बता दिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है 25वें नंबर पर डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के बारे में जानकारियाँ देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यह जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह है, यह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। यह जो है प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। और इनका जो पीएचडी में शोध का विषय था वह था बिरसा मुंडा एवं उनका नेतृत्व। तो यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है कि इनके पीएचडी के शोध का विषय क्या था? बिरसा मुंडा एवं उनका नेतृत्व। तो यह आप लोग नोट डाउन करें कि इनके पीएचडी का शोध का विषय क्या है? बिरसा मुंडा एवं उनका नेतृत्व। और यह जो है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ये जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह हैं, यह रांची विश्वविद्यालय है ना अभी का, उसी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। यह जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह है, यह एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी यह रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी यह रहे। और छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर पद पर भी इनका योगदान जो है सराहनीय रहा। तो इन्होंने झारखंड में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, साथ ही साथ छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर के पद पर इन्होंने अपना योगदान दिया। 1989 में गठित झारखंड विषयक समिति, याद रखिएगा, एक झारखंड विषयक समिति की रिपोर्ट के कई पृष्ठ इन्होंने ही लिखे थे। तो इनका जो रिपोर्ट आया था झारखंड विषयक समिति, इस रिपोर्ट के कई पृष्ठों को डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने ही लिखा। अब इनके द्वारा जो है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के संदर्भ में बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं की गई। तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर पे है, यह सब पुस्तक जो है आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये सारे पुस्तकों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पुस्तकों के रचयिता कौन है? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह है। पहला है कॉलोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया। यह पुस्तक जो है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक है? कॉलोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं ये सारी चीजों को। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, कॉलोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया। दूसरी पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया है फैमिन इन इंडिया। फैमिन इन इंडिया जो पुस्तक है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट इनका पुस्तक है द पीपल ऑफ इंडिया। यह पुस्तक भी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। ये सारे पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि पुस्तकों के नाम आते हैं और यह आप ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने जितने भी शिक्षा जगत के लोगों के बारे में बताया, सभी जो पुस्तकों को लिखा है वे सारे पुस्तकों को मैंने बताया। ठीक है, तो इनके बारे में अगला पुस्तक देखते हैं हम लोग, भारत में जनजातीय आंदोलन। यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क करके आप लोग लिखिएगा, यह वाला द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह द्वारा लिखा गया है। इसे आप लोग स्टार मार्क करें, एकदम नोट डाउन करें। बुक का नाम क्या है? द डस्ट ऑफ स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट,
स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक, इसे आप लोग स्टार मार्क करके लिख लें, यह एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं इस बुक के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें जो है इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पंडित रघुनाथ मुर्मू की ओर। 26वें नंबर पे हम लोग देख रहे हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। इनका जो जन्म है 5 मई 1905, 5 मई 1905 में हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिला में हुआ है। कब हुआ है? 5 मई 1905 में हुई है। और इनका जो निधन हुआ, मृत्यु हुई, वह हुई है 1 फरवरी 1982 को हुआ है। 1 फरवरी 1982 में इनकी मौत हो गई। और यह जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाल समाज का धार्मिक नेता का दर्जा इन्हें प्राप्त है। रघुनाथ मुर्मू को जो है संथाल समाज में धार्मिक नेता का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न इस तरह से बनेंगे, संथाल समाज में धार्मिक नेता का दर्जा किन्हें प्राप्त है? निम्न में से 4 नाम दे दिया जाएगा, उसमें से आपका जवाब क्या होगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह, 1941 में संथाली भाषा हेतु औलचिकी लिपि का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए पूरी तरह कि 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा हेतु औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही VVI एकदम है, इसे आप लोग VVI स्टार मार्क करके लिखें एकदम, कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में संथाली भाषा हेतु औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। किस लिपि का? औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। और यह किससे संबंधित है? संथाली भाषा से संबंधित है। यह जो औलचिकी लिपि है, यह किस भाषा से संबंधित है? संथाली भाषा से संबंधित है। प्रश्न यहां बनेगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाली भाषा हेतु किस लिपि का आविष्कार किया गया? तो जवाब होगा औलचिकी लिपि। या प्रश्न बनेगा, औलचिकी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा हेतु किस लिपि का आविष्कार किया गया है? औलचिकी। संथाली भाषा में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस लिपि का आविष्कार किया गया है? तो औलचिकी लिपि का। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम संथाली साहित्य, याद रखिएगा, प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक का लेखन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। मैं बोल रहा हूं प्रथम, फर्स्ट, पहला जो संथाली साहित्य नाटक का लेखन किया गया वह भी पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। और उस नाटक का जो शीर्षक था वह है विदु चांदन। वो जो नाटक इन्होंने लिखा, संथाली भाषा में पहला नाटक जो लिखा गया, साहित्यिक नाटक लिखा गया, उसका शीर्षक क्या है? विदु चांदन। याद रखिएगा, संथाली भाषा में, संथाली साहित्य में नाटक, पहला नाटक जो लिखा गया उसका शीर्षक क्या है? विदु चांदन। किसके द्वारा लिखा गया? पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया। और यह जो विदु चांदन है, इसका जो है 2 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। देखते हैं कौन सा है। तो इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1942 में उड़िया लिपि में किया गया। यह सब नोट्स जब मैं दूंगा तो उसमें ये सारी चीज लिखे हुए हैं, तो आप लोग वहां से भी देख लेंगे। तो मैं यहां बता दे रहा हूं, यह जो विदु चांदन है, इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1942 में उड़िया लिपि में किया गया। ठीक है, और फिर दूसरा जो इसका प्रकाशन किया गया 1947 में बांग्ला लिपि में इसे प्रकाशित किया गया। तो ये सारे दोनों को नोट डाउन करें कि इनके द्वारा प्रथम संथाली साहित्य नाटक का जो लेखन किया गया पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा, उसका नाम क्या है? विदु चांदन। और ये जो विदु चांदन है, इसका जो है प्रथम प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि में किया गया। उसके बाद 1947 में बांग्ला लिपि में भी इसका प्रकाशन किया गया। और ये जो विदु चांदन है, इसे संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। विदु चांदन को जो है संथाली साहित्य का अमूल्य निधि भी कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यह पहली बार, यानी पहला चीज है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में संथाली भाषा हेतु औलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया। ठीक है,
फिर प्रथम, मैं बोल रहा हूं प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक का लेखन किसके द्वारा किया गया? पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। और इस नाटक का जो शीर्षक है वह था विद्युत चांदन। और इस विद्युत चांदन का जो प्रकाशन है 1942 में उड़िया लिपि में किया गया, पहला प्रकाशन। और दूसरा प्रकाशन जो है इसका 1947 में बांग्ला लिपि में किया गया। और इसी विद्युत चांदन को जो है संथाली साहित्य का अमूल्य निधि भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने 1952 में दूसरा नाटक लिखे। ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है, इन्होंने 1952 में दूसरा नाटक लिखा जिसका नाम खेरवाड़ वीर है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो है दूसरा नाटक 1952 में कौन सा लिखा गया? खेरवाड़ वीर। आप लोगों का जवाब होगा, क्या नाम है? खेरवाड़ वीर। और ये जो नाटक है इसमें इंसानों और दैत्यों के बीच की लड़ाई का जो है चित्रण किया गया है, यानी इंसान और जो है दानव उनके बीच का जो है संघर्ष उसका चित्रण किया गया है। उसके अलावा संथालों के जो आदि पुरुष हैं खेरवाड़, उनका भी जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है खेरवाड़ वीर। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखें कि खेरवाड़ वीर के रचयिता या खेरवाड़ वीर को किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया। विद्युत चांदन को किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया। अब इनके इन्हीं उपलब्धियों के कारण मयूरभंज आदिवासी महासभा द्वारा जो है इन्हें गुरु गोमके यानी महान शिक्षक की उपाधि प्रदान की गई। तो यह भी प्रश्न बनेगा कि गुरु गोमके की उपाधि पंडित रघुनाथ मुर्मू को किनके द्वारा प्रदान की गई? तो वह था मयूरभंज आदिवासी महासभा। या प्रश्न बनेगा गुरु झारखंड में गुरु गोमके की उपाधि किन्हें प्राप्त है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को प्राप्त है। और इन्हें जो है पंडित के नाम से भी जाना जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जो ये पंडित है, इन्हें पंडित का जो उपाधि है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा दिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा इन्हें पंडित का उपाधि दिया गया। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू से संबंधित यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 27वें नंबर पे जगदीश त्रिगुणायन के बारे में देखते हैं हम लोग। जगदीश त्रिगुणायन के लिए से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं हम लोग। इनसे ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी तथा मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये जो जगदीश त्रिगुणायन है यह हिंदी तथा मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और इनकी जो चर्चित पुस्तक है वह है बांसुरी बज रही। इसे जो है 1957 में लिखा गया। और उसके बाद है अरुणोदय। यह जो है दो रचनाएं हैं जिनके रचयिता जगदीश त्रिगुणायन हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा, यह पुस्तक बांसुरी बज रही और अरुणोदय यह किसके द्वारा रचित है? जगदीश त्रिगुणायन द्वारा रचित है। ठीक है, प्रश्न बनेगा बांसुरी बज रही के रचयिता कौन है निम्न में से? तो आप लोगों का जवाब होगा जगदीश त्रिगुणायन। फिर प्रश्न बनेगा अरुणोदय के रचयिता कौन है? तो प्रश्न आपका जवाब होगा जगदीश त्रिगुणायन। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं 28 पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, अगला जो हम लोगों का है शिक्षा जगत के चर्चित व्यक्ति, उनका नाम है पीटर शांति नवरंगी। यह जो है नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। पीटर शांति नवरंगी जो है यह नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और इनकी जो पुस्तकें हैं वह है नागपुरी व्याकरण। प्रश्न बनेगा नागपुरी व्याकरण के रचयिता कौन है? तो पीटर शांति नवरंगी हैं। नागपुरी व्याकरण के रचयिता कौन है? पीटर शांति नवरंगी हैं। फिर नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 29वें नंबर पे हवलधारी रामगुप्त हलधर। ठीक है, क्या है नाम? हवलधारी रामगुप्त हलधर। और यह जो है प्रसिद्ध साहित्यकार एवं झारखंड के आरंभिक कहानीकार हैं। यह जो है हवलधार रामगुप्त हलधर यह झारखंड के आरंभिक कहानीकार हैं। मैं बोल रहा हूं आरंभिक कहानीकार हैं। ठीक है, और पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष भी ये हैं। हवलधारी रामगुप्त हलधर जो है पलामू हिंदी, याद रखिएगा, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनकी जो चर्चित पुस्तक है उसका नाम है पलामू का इतिहास। प्रश्न बनेगा पलामू का इतिहास किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन रहेगा 4, उसमें आप लोगों का जवाब होगा हवलधारी रामगुप्त हलधर।
ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में आएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं बाल कृष्ण सहाय के बारे में। इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। हिंदी के इन्हीं के संपादन में रांची से झारखंड का पहला साप्ताहिक आर्यावर्त का प्रकाशन किया गया 1898 से 1905 तक। ठीक है। तो इनसे जुड़ा यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाल कृष्ण सहाय द्वारा जो है रांची से झारखंड का पहला साप्ताहिक, याद रखिएगा, झारखंड का पहला साप्ताहिक, मैं बोल रहा हूं झारखंड का पहला साप्ताहिक कहां से प्रकाशित हुआ? रांची से। और उसका नाम क्या था? आर्यावर्त। ठीक है। तो यह जो पहला साप्ताहिक आर्यावर्त है, इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया? बाल कृष्ण सहाय द्वारा। इस तरह प्रश्न बन सकता है। या झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्रिका कौन है? तो उसका नाम क्या है? आर्यावर्त। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग 31 पे आते हैं। डॉक्टर मनम सिंह मुंडू, इनके बारे में देखते हैं। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूर कोढ़ारी तैयार किया। तो ये जो डॉक्टर मनम सिंह मुंडू है, ये इन्होंने मुंडारी शब्दकोश मुंडारी डूर कोढ़ारी तैयार किया। और यह जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश का निर्माण किया, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। प्रश्न बनेगा मुंडारी वे कौन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश का निर्माण किया, या मुंडारी शब्दकोश का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। प्रश्न बनेगा मुंडारी भाषा का शब्दकोश कौन है निम्न में से? तो मुंडारी डूर कोढ़ारी, यह नाम है। मुंडारी शब्दकोश का क्या नाम है? मुंडारी शब्दकोश का क्या नाम है? मुंडारी डूर कोढ़ारी। ठीक है। और यह किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो डॉक्टर मनम सिंह मुंडू द्वारा तैयार किया गया है। और इन्हें डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को जो है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को 1999 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी जो चर्चित पुस्तकें हैं उनका नाम है संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण, फिर मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। यह जो है डॉक्टर मनम सिंह मुंडू द्वारा ही लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा की ओर। इनका जो जन्म है 23 अगस्त 1939 में हुआ है। 23 अगस्त 1939 में हुआ है। 23 अगस्त 1939 में कहाँ हुआ है? तो दिवरी गांव में हुआ है। रांची के दिवरी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई वह 30 सितंबर 2011 में हुई है। ठीक है। और झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले यह पहले व्यक्ति है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। झारखंड से मैं बोल रहा हूं, झारखंड से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष भी ये बने। मैं बोल रहा हूं प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष बने। कौन? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। इसके अलावे भी इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 1987 में सोवियत संघ में हुए भारतीय महोत्सव में इन्होंने पाइका नृत्य दल के साथ भारतीय सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया। तो ये सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फिर सांस्कृतिक योगदान हेतु 2010 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है, इन्हें 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं जैसे आदि धर्म, सरहुल मंत्र, ये सारे जो है रचित इनके द्वारा पुस्तकें हैं, रामदयाल मुंडा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने शिक्षा जगत से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं झारखंड के, वे सारे को देख लिए, जितने भी लगभग प्रमुख आदमी हैं, व्यक्ति हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।